हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विपिन। स्टडी विद विपिन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों पर निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति सजग होंगे। ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने यूपी पीएससी आरओ एआरओ स्पेशल क्लासेस स्टार्ट की हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं पहली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी और अच्छे से एंजॉय भी की होगी। मैंने अभी यूपी पीएससी आरओ एआरओ को टारगेट बनाते हुए वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है। तो उसमें मैंने स्टार्टिंग की है कंप्लीट साइंस वाले सेगमेंट से। ठीक है। कंप्लीट साइंस वाले सेगमेंट से स्टार्ट की है। उसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बायोलॉजी का इंट्रो पोर्शन, यानी कि हमने इंट्रो पोर्शन बताया था, उसमें कुछ चीजें हमने देखी थी। तो आई होप आप लोगों ने देखी होंगी, नहीं देखी है तो आप पिछला वाला वीडियो जरूर देखिए। ठीक है। चलिए, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा हो गया था पिछले क्लास में, हमने देखा था इंट्रो पोर्शन, और उसमें मैंने बताया था कि बायोलॉजी क्या होती है। ठीक है ना। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, उसकी क्या क्या ब्रांचेस थी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है ना। तो ये सारी कुछ चीजें हमने देखी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो फर्स्ट चैप्टर, वो है सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं, जो सब ब्रांचेस हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की चीजें हो सकता है थोड़ा फैक्चुअल हो, तो आपको बार बार वीडियो देख करके उन्हें रिकॉल कर लेना है, क्योंकि उनसे कई बार क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। तो देखिए, आज का जो चैप्टर है हमारा सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, यानी कि देखिए, मैंने आपको बताया था, एक बार पुनः मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि जो साइंस होती है, ठीक है, साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमेशा याद रखना है। एक होता है आपका नेचुरल साइंस और एक होता है आपका सोशल साइंस। ठीक है। नेचुरल साइंस के अंतर्गत बेटा क्या क्या आते हैं? नेचुरल साइंस के अंतर्गत आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। वहीं सोशल साइंस के अंतर्गत आप देखते हो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सोशल साइंस के अंतर्गत। ठीक है। तो साइंस का सब डिवीजन हुआ किसमें? नेचुरल साइंस, सोशल साइंस में। नेचुरल साइंस का सब डिवीजन हुआ किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। बायोलॉजी का अगेन सब डिवीजन होगा इसकी ब्रांचेस में। तो उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये चीजें कवर अप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। बहुत से बच्चे या बहुत से स्टूडेंट डायरेक्ट सेल वाले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जबकि ये चैप्टर हम लोग छोड़ के चलते हैं, ऐसा हमें नहीं करना। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हर चीज कवर करते हुए चलनी है। और मेनली आप लोग जो बच्चे अगर आर ओ बीईओ एग्जाम या फिर नेक्स्ट पीसीएस एग्जाम को टारगेट बना करके अगर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है। और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरी मेहनत अगर पसंद आ रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्रॉपर क्लास के पहुंचते रहेंगे। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे हम। और जैसा कि मैंने आपको लिख रखा है, मैंने कल भी बताया था कि जो जूलॉजी है, तो जूलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी के अंतर्गत बेटा अध्ययन किया जाएगा विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। ठीक है ना। यानी कि जो भी जंतु होते हैं उनका अध्ययन हम करते हैं किसके अंतर्गत? जूलॉजी के अंतर्गत। और ये जो जंतु होते हैं, जंतु कैसे जंतु होंगे? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतु होते हैं। ठीक है। तो हमें ये याद रखनी है, जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किसमें हम करते हैं? जूलॉजी में। जूलॉजी की हिंदी क्या होती है? जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान यानी कि इसका जो अर्थ है जूलॉजी का, जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में जंतु ऑलरेडी आ गया, तो किसके बारे में अध्ययन किया जाएगा? जंतुओं के बारे में। जंतु कैसे होंगे? जीवित व मृत दोनों होंगे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी? बॉटनी की। तो बॉटनी में बेटा किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? तो बॉटनी का मतलब होता है क्या? वनस्पति विज्ञान, यानी कि वनस्पतियों से संबंधित अध्ययन किसमें किया जाएगा? बॉटनी में। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? बॉटनी के अंतर्गत। फिर हम देखते हैं, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। बार बार आप चीजें देखेंगे। एक बार आपने वीडियो देख लिया, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? दोबारा से फिर देखेंगे। फिर एक बार आप क्या करेंगे? एक खाली पेज पर लिख करके सारी चीजें देख लेंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है। चलिए,
अब हम बात करते हैं किसकी, पैलियो बायोलॉजी। पैलियो का मतलब होता है जीवाश्मों से संबंधित चीजें होंगी। अगर जहां पैलियो लग गया तो आप वहां समझ जाएंगे कि ये जीवाश्मों से संबंधित होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसा कि आपको दिखा है पैलियो बायोलॉजी या जीवाश्मिकी, पैलियो बायोलॉजी या जीवाश्मिकी। तो अगर बायोलॉजी वर्ड दे देगा, ठीक है, बायोलॉजी अगर वर्ड दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, जंतु एवं पादप दोनों, क्योंकि बायोलॉजी में जंतु एवं पादप दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जो जीव हैं, तो जंतु एवं पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, जंतु एवं पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन आपका पैलियो बायोलॉजी या जीवाश्मिकी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अब वहीं अगर बात कर देता बेटा ये, जैसे कि इसने कह भी दिया है पैलियो बॉटनी, ठीक है ना, पैलियो बॉटनी, बॉटनी का मतलब क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। तो पैलियो का मतलब क्या होगा, जीवाश्मिकी, बॉटनी का मतलब क्या होगा, वनस्पति विज्ञान। यानी कि पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन किसके अंतर्गत होगा, आपका पैलियो बॉटनी। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियो बॉटनी के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हो जाता आपका पैलियो जूलॉजी, अगर हो जाता आपका पैलियो जूलॉजी, ठीक है, तो पैलियो जूलॉजी में आप क्या करते, पैलियो जूलॉजी में आप क्या करते, वहां पर आप बताते कि जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन पैलियो जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, जैसा आप देख पा रहे होंगे नीचे ये लिखा है इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, तो इकोलॉजी के अंतर्गत बेटा जो आपका अध्ययन किया जाएगा वह किया जाएगा सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। ध्यान रहेगा, जो इकोलॉजी क्या होता है, जो सजीव होते हैं, सजीव अपने वातावरण के साथ, अपने पर्यावरण के साथ जो क्रिया करते हैं उसका जो प्रभाव पड़ता है वो किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जीन से संबंधित, जीन का मतलब क्या है, आनुवंशिकता, ठीक है। तो जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, हम जेनेटिक्स के अंतर्गत करेंगे। फिर बात आती है आपकी क्या, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में बेटा किसका अध्ययन किया जाता है, फिजियोलॉजी में आपका शरीर के शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, पेडोलॉजी की। तो बेटा पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम, पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार, इन सभी का अध्ययन, यानी कि कुल मिलाकर के मृदा यानी कि सॉइल से रिलेटेड जो भी अध्ययन करना होता है हमें, वो पेडोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं, ठीक है। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे किसकी, जेनेटोलॉजी, ठीक है ना। तो जेनेटोलॉजी का बेटा मतलब क्या होगा, यानी जेनेटोलॉजी में जो अध्ययन किया जाएगा वो किसका अध्ययन किया जाएगा, मनुष्य में वृद्धावस्था, काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन जेनेटोलॉजी में किया जाएगा। यानी कि जेनेटोलॉजी में मेनली जो वृद्ध वृद्ध होते हैं, वृद्ध की पेशियों में जो खिंचाव उत्पन्न होता है, ठीक है ना, उसका क्या कारण है, उनके सामाजिक संज्ञानात्मक पहलुओं में जो चेंज आता है, तो वो चेंज किस तरीके से आता है उसके बारे में अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम, जेनेटोलॉजी में, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा किसकी, इथोलॉजी। तो इथोलॉजी जैसा कि आप देख पा रहे होगे, एक मिनट, इथोलॉजी, ठीक है ना। तो इथोलॉजी में बेटा, इथोलॉजी के अंतर्गत हम जो अध्ययन करेंगे वो किसका अध्ययन करेंगे, मानवों का जंतुओं के साथ किस तरीके का व्यवहार है, यानी कि मनुष्यों का जंतुओं के साथ किस तरीके का व्यवहार है, तथा मनुष्यों के साथ साथ हम जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में करते हैं। मनुष्य तथा जंतुओं का किस तरीके का व्यवहार है, तथा इसके साथ साथ मनुष्य तथा जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कंप्लीटली, यानी इन दोनों को साथ में रखते हुए जो अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं इथोलॉजी, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, बायोनिक्स की। तो बायोनिक्स में किसके बीच का अध्ययन किया जाता है, बायोनिक्स में जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग, ठीक है, और इन प्रयोगों के द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना। जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग के द्वारा, ठीक है ना, जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं उनकी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किसके अंतर्गत किया जाता है, बायोनिक्स के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं बायोनोमिक्स की। तो बायोनोमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है, यानी जो भी जीवधारी हैं उनका अपने वातावरण के साथ किस तरीके का संबंध है वह हम पढ़ते हैं बायोनोमिक्स के अंतर्गत। फिर हम बात करेंगे मायोलॉजी की। तो मायोलॉजी में बेटा क्या होता है, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे हम, मायोलॉजी में। फिर मैं बात करूंगा मेमेलॉजी। मेमोलॉजी का मतलब क्या होगा, स्तनधारी, यानी जो मैमल्स होते हैं वो
उनकी हिंदी क्या होती है, स्तनधारी। तो जितने भी स्तनधारी जंतु होते हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम, मैमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसकी बायोनॉमी की। तो बायोनॉमी में बेटा आप लोग देख पा रहे होगे, ठीक है ना, बायोनॉमी में हम अध्ययन किससे संबंधित करते हैं, एक मिनट, ये थोड़ा, चलिए। तो जो बायोनॉमी होती है, बायोनॉमी में हम जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन बायोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। यानी जो भी जीवन के जो नियम है, ठीक है ना, लॉस ऑफ लाइफ, उनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो बायोनॉमी में करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, अब हम बात करेंगे इसकी बायोमेट्री की। तो बायोमेट्री में जो हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, वो किसका अध्ययन करते हैं, गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन हम करते हैं किसमें, बायोमेट्री में। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होगे, जो मैट्री शब्द आता है, जैसे कि मैट्री, जियोमेट्री, तो जो मैट्री शब्द आता है वो मैट्री किससे संबंधित है, गणित से। ठीक है ना, तो गणित एवं सांख्यिकी यानी कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की जो टेक्निक होती है उनके द्वारा जीव विज्ञान का अगर अध्ययन किया जाता है तो वह बायोमेट्री के अंतर्गत किया जाता है। फिर हम बात करेंगे किसकी, फ्रेनोलॉजी की। तो बेटा फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विविधता का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है ना, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता, यानी कि वो किस तरीके से एक्टिव होता है, कब डीएक्टिवेट मोड में चला जाता है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, तो वो सारी चीजें हम किसके अंतर्गत देखते हैं, फ्रेनोलॉजी में। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, फूलों का। एंथोलॉजी में हम फूलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, एग्रोस्टोलॉजी, तो एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत हम घास से संबंधित अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा किसकी, पैलिनोलॉजी। तो देखो, पैलिनोलॉजी के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम कैंसर व उससे संबंधित ट्यूमर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में करते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, टेरेटोलॉजी। ठीक है ना, तो जो टेरेटोलॉजी में हम क्या करते हैं, टेरेटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन हम टेरेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, जैसा आप देख पा रहे होगे, कॉन्ड्रोलॉजी। ठीक है ना, तो कॉन्ड्रोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, उपास्थियों से संबंधित अध्ययन जो होता है वो कॉन्ड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे ऑस्टियोलॉजी। ठीक है ना, तो ऑस्टियोलॉजी में बेटा क्या होगा, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आपकी अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी, तो जो सेरोलॉजी होती है, सेरोलॉजी के अंतर्गत आपके रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हीमेटोलॉजी। तो हीमेटोलॉजी वाला याद रख सकते हो, हीमेटोलॉजी यानी कि हीमोग्लोबिन से बना है। हीमोग्लोबिन का संबंध किससे, रक्त से, ब्लड से। ठीक है ना, तो जो ब्लड का अध्ययन किया जाएगा वो किसके अंतर्गत किया जाएगा, तो ब्लड का अध्ययन बेटा आपका किसके अंतर्गत किया जाएगा, हीमेटोलॉजी के अंतर्गत हम रुधिर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, तो उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, न्यूरोलॉजी की। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो किसका, नर्वस सिस्टम से संबंधित अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लिथोट्रिप्सी। तो लिथोट्रिप्सी के अंतर्गत एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, किरणों की सहायता से, जैसे एक्सरेज, गामा रेज, इस तरीके की जो किरणें होती हैं, तो किरणों की सहायता से गुर्दा, पित्ताशय, यानी कि गाल ब्लेडर में जो आपकी स्टोन हो जाती है, तो उनका इलाज किसके द्वारा किया जाता है, किसके अंतर्गत, लिथोट्रिप्सी के अंतर्गत हम इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो लिथोट्रिप्सी क्या है, एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है, किसके थ्रू, लिथोट्रिप्सी। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, पैथोलॉजी की। तो पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पैरासिटोलॉजी यानी कि पैरासाइटोलॉजी। ठीक है ना, तो पैरासाइटोलॉजी का मतलब पता है, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स का अध्ययन यानी कि परजीवी जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, हम पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वायरोलॉजी की। तो बेटा वायरोलॉजी, वायरोलॉजी किससे बना है, वायरस से। कुछ तो आप डायरेक्ट उनके नेम से भी पता कर सकते हो, वायरोलॉजी वायरस से बना है, यानी कि इसमें जो अध्ययन किया जाएगा वो किससे संबंधित होगा, वो आपका होगा विषाणु, यानी कि वायरस से संबंधित अध्ययन हम करेंगे किसमें, वायरोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको समझ आ रही होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अब देखिए वायरोलॉजी हो गया, हिमेटोलॉजी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका क्या आएगा, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या होगा, बैक्टीरिया से संबंधित यानी जीवाणु से संबंधित अध्ययन होगा आपका किसमें, बैक्टीरियोलॉजी में। फिर हम बात करेंगे एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो किसका किया जाता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, मिर्मेकोलॉजी। मिर्मेकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा और बार बार ये चीजें थोड़ा रिकॉल कीजिएगा। मेलेकोलॉजी, मेलोकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे मोलस्का और उसके फूलों का यानी सीप्स का। इक्तियोलॉजी, इक्तियोलॉजी के अंतर्गत मत्स्य की संरचना, कार्य की इत्यादि का अध्ययन, यानी कि जो मछली होती है उसकी संरचना, उसकी कार्य की, ठीक है ना, उसका अध्ययन हम इक्तियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सर्पेटोलॉजी की। तो इसमें आपको जैसा दिख रहा है सर्पेटोलॉजी, यानी कि सर्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम, सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर हम बात करेंगे हर्पेटोलॉजी की। तो हर्पेटोलॉजी का मतलब क्या होगा, हर्पेटोलॉजी का मतलब होगा आपका, ये आप दिख रहे होगा हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हम बात करेंगे किसकी, ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे, पक्षियों का। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, फिर हम बात करेंगे किसकी, आपकी डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन। ठीक है, त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, ट्रोफोलॉजी की। तो ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन ट्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। टेटोलॉजी, तो टेटोलॉजी के अंतर्गत बेटा जो अध्ययन किया जाएगा वो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब ये तो हमने कुछ क्या देख लिए, यहां तक हमने देखे थे अभी जो भी क्या कहते हैं उपशाखाएं हो सकती थी, जो ब्रांचेस हो सकती थी साइंस बायोलॉजी की, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ देख ली। इनसे रिलेटेड डेटा आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ये आप बार बार रिकॉल कर लेंगे तो सारे के सारे आपके माइंड में बैठ जाएंगे। इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज भी लेके आऊंगा इसके जस्ट बाद, तो वो उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो टारगेट है कुछ इस तरीके से चलेंगे कि जो टॉपिक करा दिया है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में लेके आए जाए। तो पहले आप उस टॉपिक को पढ़िएगा, फिर टॉपिक पढ़ने के बाद उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज भी साथ ही साथ में देखते चलिएगा, तो वो कॉन्सेप्ट वहीं की वहीं आपका तैयार होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, टर्मिनोलॉजी और उनसे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट होते हैं, तो किसे क्या कहते हैं जैसे हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा एपीकल्चर, तो जो एपीकल्चर है, एपीकल्चर किसे कहते हैं, एपीकल्चर क्या है कि जो शहद उत्पादन होता है, शहद उत्पादन तथा मधुमक्खी पालन जो होता है वो किसके अंतर्गत होता है, एपीकल्चर के। ठीक है ना, एपीकल्चर का संबंध किससे है, शहद उत्पादन तथा मधुमक्खी पालन। और जो शहद उत्पादन होता है वो व्यापारिक स्तर पर होता है। अगर व्यापारिक स्तर पर शहद का उत्पादन किया जा रहा है तो उसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे, एपी। ठीक है ना, तो एपीकल्चर के अंतर्गत शहद उत्पादन तथा मधुमक्खी पालन किसके अंतर्गत हम देखते हैं, एपीकल्चर। हम बात करेंगे किसकी, एविकल्चर की। तो एविकल्चर के अंतर्गत हम क्या रखते हैं, पक्षी पालन, यानी पक्षी पालन, पक्षी पालन किससे संबंधित है, एपीकल्चर से। ठीक है, एक्वाकल्चर, तो एक्वा से आप समझ पा रहे हो, एक्वा मतलब क्या होता है, एक्वेटिक यानी जलीय। तो एक्वा का मतलब क्या होगा, जो जलीय जीव होंगे। ठीक है ना, तो जलीय जीवों का संवर्धन यानी जो वृद्धि होगी उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम, एक्वाकल्चर। अब इसमें जलीय जीवों में कौन आ जाएंगे, जंतु एवं पादप दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एल्गा कल्चर की। ठीक है ना, तो एल्गा कल्चर, एल्गा से मतलब समझ रहे हो ना, एल्गी। ठीक है ना, तो एल्गी आप समझ पा रहे होगे, तो वो एल्गियों का जो अध्ययन होगा वो किसके अंतर्गत होगा, एल्गा कल्चर के अंतर्गत। ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो एक्वा कल्चर का एक प्रकार है जो एल्गा कल्चर है, यह एक्वा कल्चर का ही एक प्रकार है। ठीक है, जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि इसमें मैंने बताया था जो एक्वा कल्चर था उसमें जंतु और वनस्पति दोनों आ रहे हैं। एल्गा कल्चर क्या है, इसमें शैवाल आते हैं। यह शैवाल भी जो है वो किसके कैसा कैसा पादप है, ये आपका जली पादप है। ठीक है, तो इस तरीके से जो किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका एक्वा कल्चर के अंतर्गत ही आता है क्या, एल्गा कल्चर। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, शैवालों की कृषि एल्गा कल्चर के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, पिसीकल्चर की। तो ये तो आपको पता ही होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि पिसीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है, मत्स्य पालन। ठीक है, यानी मछलियों का पालन हम किसके अंतर्गत देखते हैं, पिसीकल्चर।
एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी है किससे संबंधित, फसलों से, पशुपालन थे, ठीक है ना, तथा कृषि से संबंधित जो टर्म है वो क्या है, एग्रीकल्चर। फिर हम बात करेंगे सेरीकल्चर की। तो सेरीकल्चर क्या होता है बेटा, कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसकी, सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है, आपका वन संवर्धन से। फिर हम बात करेंगे किसकी, स्पॉन्जी कल्चर। तो स्पॉन्जी कल्चर आप देख पा रहे हो, स्पंज संवर्धन से संबंधित है, ठीक है ना। स्पॉन्जी कल्चर स्पंज संवर्धन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरी का मतलब क्या होगा, फ्लावर, ठीक है ना, और फ्लावर का मतलब क्या होगा, फूलों की खेती या पुष्प कृषि। तो फूलों की खेती या पुष्प कृषि से संबंधित आपका क्या, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ओलेरिकल्चर। तो ओलेरिकल्चर बेटा किससे संबंधित है, ओलेरिकल्चर आपका संबंधित है किससे, सब्जियों की कृषि से। फिर आपसे बात करेंगे हम किसकी, अर्बोरिकल्चर। तो जो अर्बोरिकल्चर आएगा, अर्बोरिकल्चर किससे संबंधित होगा, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि से संबंधित होगा आपका अर्बोरिकल्चर। फिर हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की। तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत क्या आएगा, फूल फल सब्जियों व मसालों की खेती, यानी कि फूल फल सब्जियों मसालों की कंबाइंडली खेती की अगर बात करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। लेकिन अगर स्पेसिफाइड इंडिविजुअल अगर हम बात करेंगे कि केवल सब्जियों की खेती पर्टिकुलर, तो वो आपकी किसके अंतर्गत आ जाएगी, ओलरिकल्चर की। फूलों की, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, फ्लोरिकल्चर की। लेकिन इन सभी को एक साथ मिला देंगे तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, ठीक है ना। तो आई होप आप ये चीजें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे आपके पोपोलो, ठीक है ना, पोमोलॉजी की। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत हम देखते हैं फलों की खेती। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों की खेती, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों की खेती, ओलरीकल्चर के अंतर्गत सब्जियों की खेती, और हॉर्टिकल्चर क्या है, वृहद रूप है, इसके अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी से आपको पता चल रहा है, एग्रो यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित है, यानी कि फसलों की खेती, यानी जो फसलों की खेती है, ठीक है ना, तो वो किसके अंतर्गत आएगी, आपकी एग्रोनॉमी के अंतर्गत। वर्मी कल्चर, तो वर्मी से आप समझ पा रहे होगे, ठीक है ना, यानी कि केंचुआ, अर्थवर्म, यानी कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित होगा, केंचुआ अर्थवर्म से, ठीक है ना। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन, जो केंचुआ पालन होता है वो किसके अंतर्गत होता है, आपका वर्मी कल्चर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्री कल्चर की। तो ऑस्ट्री कल्चर के अंतर्गत व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन, यानी कि व्यापार हेतु सीपों में जो कृत्रिम प्रजनन होता है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, ऑस्ट्री कल्चर के अंतर्गत करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, ओली कल्चर की। तो ओली कल्चर के अंतर्गत क्या आता है, आपका जैतून का उत्पादन संरक्षण तथा व्यापार, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप आपको ये चीजें बेटा समझ तो आ रही होंगी प्रॉपर वे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलेंगे। एक, आप देखिए, इसमें हम बात करेंगे किसकी, हेलीकल्चर की, ठीक है। तो हेलीकल्चर के अंतर्गत क्या आएगा, आपका घोंगे का संवर्धन आएगा। विटिकल्चर के अंतर्गत क्या आएगा, आपका अंगूर उत्पादन आएगा, ठीक है। मेरीकल्चर के अंतर्गत क्या आएगा, मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन। अब वो समुद्री जीव जंतु भी हो सकते हैं और वनस्पति भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मोरिकल्चर के अंतर्गत आपका जो आएगा वो क्या आएगा, शहतूत की खेती आएगी, ठीक है ना। और हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स के अंतर्गत क्या आएगा, हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स के अंतर्गत आपका मृदा विहीन पादप संवर्धन आएगा, ठीक है ना। मृदा विहीन पादप संवर्धन किसके अंतर्गत आएगा, आपका हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स या एरोकल्चर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, सिट्रिकल्चर। तो सिट्रिकल्चर से संबंधित क्या है, खट्टे फलों व फल उत्पादन का संवर्धन सिट्रिकल्चर के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे वेजिकल्चर। तो वेजी से आप समझ रहे हो ना, वेजिटेबल यानी सब्जियों एवं पौधों की कृषि, और इसमें भी कैसे, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा आपकी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और एक बार आप इस वीडियो को दोबारा से फिर से देख लेंगे, ठीक है ना। 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, इससे संबंधित जितने भी फैक्ट जितने भी डेटा है वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे। देखो ये डायरेक्ट एक फैक्चुअल डेटा है, तो उसको आपको याद रखना है। ये वीडियो मैंने इसी तरीके से आपके लिए बनाया है, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी वो आपकी रहेगी जैव विकास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी वो किससे संबंधित रहेगी, जैव विकास से संबंधित रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आई होगी, और जैव विकास से प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से हम आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे।
अच्छा, इसके तुरंत बाद आप लोगों को इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, थ्रो घटना चक्र, वो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कुछ ही देर में, ठीक है। तो आप उसको भी देख लीजिएगा, और बाकी इससे आपकी तैयारी एक अच्छे से प्रॉपर वे में हो सकेगी, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोग फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, ठीक है ना, जिससे मैं भी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हूँ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में।